हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस जारी हैं और इसी क्रम में हम लोग लगातार आपके लिए एग्जाम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, पेपर्स लेकर के आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोथेरापेटिक्स, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोथेरापेटिक्स सब्जेक्ट के प्रीवियस 3 ईयर्स में पूछे गए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि 2023, 2024 और 2025 के पेपर में पूछे गए थे, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ईआर 2020 में, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें किस प्रकार से करना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे, ताकि उन पर बेस अगर कोई दूसरे प्रश्न बन सकते हैं तो उनका भी हम आंसर कर सकें। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2023 का पेपर, और उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है काफी अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है द एंजाइना विच इज प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस इज, वो एंजाइना जो कि किसी फिजिकल एक्सरसाइज को या किसी इमोशनल तरीके के अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तब वो आ रहा है या हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना एक पेन है जो कि हमारे हार्ट में जब ऑक्सीजन जो है जितनी चाहिए उसको नहीं मिलती है तब दर्द शुरू होता है, और इसी दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। और ये कई तरीके का होता है, जैसे स्टेबल, वेरिएंट, अनस्टेबल या फिर माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो इसमें जो सबसे खतरनाक टाइप है वो है हमारा अनस्टेबल, क्योंकि ये रेस्ट के केस में या कभी भी बिना किसी कारण के ही हो जाता है। आदमी आराम कर रहा है तब भी ये दर्द शुरू हो जाता है, तो ये सीवियर कंडीशन है, इसी से हार्ट अटैक जो है हो सकता है। और जो स्टेबल एंजाइना होता है वो तब होता है जब कोई व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस चल रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, बट वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, या उसको कोई इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, किसी तरीके की कोई खबर सुन लिया जो उसको अच्छी नहीं लग रही, तो अब उसे दर्द शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग स्टेबल एंजाइना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेबल एंजाइना। Cardiovascular disease is a general term used for the conditions affecting the heart, blood vessel, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर या फिर नन। ये पूछ रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हम किसे बोलेंगे जिसमें किस चीज को इफेक्ट करता है हमारे शरीर के अंदर। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे जैसे कोरोनरी आर्टरीज वगैरह का ब्लॉकेज हो जाए तो दर्द शुरू हो जाए, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह। तो ये सभी दोनों चीजों को करता है, यानी हार्ट को भी और ब्लड वेसल्स की दोनों की बीमारियों को हम एक साथ लेकर के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अगला, अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज इन अस्थमा। अस्थमा ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें ढेर सारी मात्रा में म्यूकस जो है जमा हो जाता है और सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। अब इस कंडीशन में काफ़ी सारे प्रकार की ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि टेबुटालीन वगैरह, ये सभी ड्रग्स दी जाती हैं। बट एक क्लास है मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग जो होती हैं वो हिस्टामिन का जो सिक्रीशन है उसको रोकने का काम करती हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं, ताकि अस्थमा के पेशेंट को आराम पहुंचे। तो आपका ये क्वेश्चन ये है कि जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है वो इनमें से कौन है? जो 4 ड्रग्स का नाम दिया है, टेबुटालीन है, सोडियम क्रोमोग्लाइसरेट है, मोंटल्यूकास्ट या फिर पेडनिसिलोन, इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है? तो इन चारों में से जो सोडियम क्रोमोग्लाइसरेट है यही होता है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे कि सोडियम क्रोमोग्लाइसरेट है, ये इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन है उनकी सिक्रीशन को, उनके रिलीज को वो रोकते हैं, ताकि मास्ट सेल से इनका प्रोडक्शन ना हो और अस्थमा के पेशेंट को आराम पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट या फिर हीट सेंसिटिविटी आर द लाइकली सिम्टम्स ऑफ। जब भी कोई व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी जिसमें उसका शरीर का जो वेट है वो कम होने लगे, उसका हार्ट रेट काफ़ी तेज हो जाए, और जो हीट सेंसिटिविटी है यानी उसको गर्मी या ठंडी जो है दोनों बहुत ज़्यादा लगने लगे, तो ये किस बीमारी के सिम्टम्स हैं? आपके 2 ऑप्शंस हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब भी किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसका वेट लॉस होने लगता है, हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है और हीट सेंसिटिविटी उसको दिखने लगती है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रीमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेशिया आर द सिम्टम्स ऑफ। ट्रीमर्स आए यानी कि थोड़ा सा जैसे झटके लगने लगे बॉडी को, आपका बॉडी जो है वो सही से काम ना करे, रिजिड हो जाए। और ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब होता है शरीर का जो काम करने का जो समय है उसमें ज़्यादा लगने लगे, मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाए, हाथ पैर हिलाने में दिक्कत हो, बात स्लोली करने लगे, इसे बोलते हैं ब्रेडिकाइनेशिया। ये किस बीमारी के सिम्टम्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं पार्किंसंस डिसीज, स्ट्रोक, एल्जाइमर्स डिसीज या फिर माइग्रेशन। तो पार्किंसन डिसीज के ये सभी एग्जाम्पल हैं जो कि उम्र के साथ जनरली हो जाती है, और जो व्यक्ति है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है
वो बढ़ जाता है या उसका मूवमेंट वगैरह स्लो हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है किसका, पार्किंसंस डिसीज का। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, पार्किंसंस डिसीज। अगला क्वेश्चन हमारा, वारफेरिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, वारफेरिन किस क्लास की ड्रग है ये पूछ रहा है आपसे। तो वारफेरिन जो होती है वो ब्लड का जो कोगुलेशन हो रहा है, यानी ब्लड जो थक्का जमता है उस थक्के को जमने से रोकने का काम ये करती है, इसीलिए वारफेरिन जो है वो एंटी कोआगुलेंट क्लास की ड्रग है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, एंटी कोआगुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडल्ट डोज ऑफ ओमेप्राजोल इन हेलिकोबैक्टर पारोलाई, एच पारोलाई जिसको बोलते हैं, इरेक्टेशन थेरेपी डैश 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 ट्वाइस डेली इज, ओमेप्राजोल का कितना डोज हमको डेली देना होता है ये पूछ रहा है। तो ओमेप्राजोल जो है जब भी एच पारोलाई इरेक्टेशन थेरेपी में यूज करते हैं तो 20 mg पर डे, जनरली 40 mg एक दिन में हमको देनी होती है, तो हम 2 बार दे रहे हैं, 20-20 mg की 2 बार गोलियां देते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीटल हार्निया इज अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ, हीटल हार्निया नाम की जो बीमारी है वो किस बीमारी में या किस कंडीशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हीटल हार्निया क्या है पहले आप समझ लीजिए। हीटल हार्निया जो है एक आपका जो स्टमक होता है, इस स्टमक के ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर पाया जाता है डायफ्राम। तो जब यहाँ नीचे से प्रेशर लगे और डायफ्राम से ऊपर स्टमक की तरफ जो है वो जाने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हीटल हार्निया के नाम से बोलते हैं। कहने का मतलब जो हमारा जीआई ट्रैक्ट जो खास करके स्टमक है और डायफ्राम, वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ा आ रहा है आपके लंग्स की तरफ, तो इस बीमारी को हम लोग हीटल हार्निया बोलते हैं। और ये जो है इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है ये एसोसिएटेड होता है GERD में, गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें एसिड का प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाता है, उससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा GERD। तो हीटल हार्निया क्या है, जैसे मैंने बताया, ये डायफ्राम जो हमारा होता है उसका डिफेक्ट है, और ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, खास करके स्टमक के लिए। और हीटल हार्निया जो है वो रिस्क फैक्टर है जो कि GERD से जुड़ा होता है, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आरबीसी जो है हम सभी जानते हैं, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। 120 दिन में मैच्योर होकर के डेथ हो जाती है उसकी, मतलब बनने से लेकर के मैच्योर होकर के डेथ होने तक में आरबीसी सेल का जो पूरा समय लगता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। तो यहाँ पे आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, C, 120 डेज। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय HBV वायरस, ट्रिपोनेमा पॉलिडिनम, HIV या फिर प्लाज्मोडियम विवेक्स। तो ये पूछ रहा है सिफिलिस नाम की बीमारी किसके द्वारा होती है। तो सिफिलिस नाम की बीमारी जो है वो ट्रिपोनेमा पॉलिडिनम के द्वारा होती है। HBV वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस B का वायरस है, HIV से एड्स होता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। ये सभी हम लोग जानते हैं, तो इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप अभी ध्यान रखिएगा, सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनेमा पॉलिडिनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो किस का इन्फ्लामेशन होता है। तो नेफ्राइटिस जो शब्द है मतलब नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन होना, और नेफ्रॉन्स जो है किसकी सेल्स होती हैं, किडनी की सेल्स होती हैं, इसीलिए पाइलोनेफ्राइटिस किसका इन्फ्लामेशन होगा, किडनी का इन्फ्लामेशन होगा। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो नोन एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस को और किस नाम से जानते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजनरेशन होता है जॉइंट डिसीज जॉइंट्स में। दूसरा इसको डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही नाम इसके हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C, दैट इज बोथ A एंड B। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंगल निमोनिया इज अ, फंगल निमोनिया जो होता है वो एक कंटाजिनस या नॉन कंटाजिनस डिसीज है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फंगल निमोनिया जो होता है, कंटाजिनस का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। तो जो फंगल निमोनिया है वो इस प्रकार से नहीं फैलता, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब फैलता है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से नहीं फैलता, इसीलिए एक नॉन कंटाजिनस बीमारी है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉन कंटाजिनस, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता अपने आप छूने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्किन सेल पाइल्स अप ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन बिफोर दे आर मैच्योर, द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब हमारी जो स्किन्स होती हैं, इस पे जो सेल्स हैं वो मैच्योर होने से पहले हमारे स्किन के ऊपर आकर के इकट्ठा होने लगे, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपकी स्किन जो है वो खुरदरी हो जाती है और स्किन सेल्स टूट टूट के निकलने लगती हैं, और इस कंडीशन को जो है हम लोग सोरोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपल सा A, दैट इज सोरोसिस। बाकी बीमारियां भी स्किन से रिलेटेड है, बट सोरोसिस जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें मैच्योर होने से पहले ये सेल्स जो है ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्कैबीज इज, स्कैबीज का जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है वो क्या है। स्कैबीज में सबसे पहले जो ड्रग दी जाती है खास करके वो होती है प्री
सॉरी परमेथ्रिन, तो परमेथ्रिन जो है विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो इसमें परमेथ्रिन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इज द सिम्टम्स ऑफ। हमें आसपास की चीजों में, हंसी मजाक में, घूमने टहलने में, अगर हर एक काम में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो ये किस बीमारी का सिम्टम्स है? ये होता है डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन चला जाता है तब उसे किसी भी चीज में कोई भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है डिप्रेशन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इज। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो कि एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज होते हैं, जो कि जो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं, उसका रीअपटेक लोग करते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसका एग्जाम्पल है सर्टेरालिन। सर्टेरालिन जो होती है वो एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है, जबकि इमिप्रामाइन भी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ही है, लेकिन ये क्या करती है? सिंपल सेरोटोनिन के रिलीज को बढ़ा करके अपना एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सर्टेरालिन, जो कि एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से जो के डिस्क्रिप्शन से जो बीमारी जुड़ी हुई है, जो ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों में पाई जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन जो बीमारी करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाउकोमा, जिसमें आंखें जो है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? ग्लाउकोमा। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। जो महिलाएं होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने 28 दिन पर जो आती है। अगर इसका एब्सेंस हो जाए, किसी महीने वो ना आए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे एमेनोरिया। ए मतलब एब्सेंट, मेनोरिया मतलब आपका जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो एमेनोरिया बोलेंगे। डिसमेनोरिया किसको बोलते हैं? डिसमेनोरिया जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारा पेन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो एमेनोरिया क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ द मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या 20th क्वेश्चन, जो पहला पेपर है उसका आखिरी क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया से होती है, उसका इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं। उस बीमारी को कोच बीमारी के नाम से जानते हैं, दैट इज कोच डिसीज। कोच डिसीज के रूप में भी हम ट्यूबरकुलोसिस को नाम करते हैं। इन सब क्वेश्चंस को फटाफट देख लीजिए, क्योंकि ये रिपीट भी हो सकते हैं या अच्छे प्रश्न हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम जो बैक्टीरिया उससे होता है, और ये कोच डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर, और इसके सभी आंसर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब इन पे बेस पे जो भी है कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आइए देखते हैं क्या आगे वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखेंगे 2024 का बीटी का पेपर, और इसमें पहला प्रश्न है पार्किंसंस डिसीज अकर्स ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स। पार्किंसंस डिसीज जो है वो किस प्रकार के न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन की वजह से होती है? आपके ऑप्शंस हैं डोपामिर्जिक, कोलिनर्जिक, सेरोटोजेनेटिक या फिर ग्लूटामिक। तो जो पार्किंसंस डिसीज है, जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, उसका बेसिक कारण ये है कि डोपामीन का जो लेवल है वो शरीर के अंदर कम होने लगता है। तो ये डोपामिर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं वहां पर अपना एक्शन शो करता है, इसीलिए जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डोपामिर्जिक न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पिरिन इज। एस्पिरिन का आपसे नाम पूछ रहा है, इसका केमिकल नेम पूछ रहा है। ऑप्शंस है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट या फिर मैग्नीशियम सैलिसिलेट। तो एस्पिरिन जो होती है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है जिसमें एसिटाइल ग्रुप लगा होता है OH ग्रुप को हटा करके, तो इसी को हम लोग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिसीज। अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसीज है तो कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज बॉडी के इफेक्ट होते हैं? तो उसमें स्किन्स, जॉइंट्स और थायराइड, सब के सब, क्योंकि ये सभी ऑटो इम्यून डिसीज से जुड़े होते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी को नुकसान पहुंचाती है ऐसी बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने कहा था एक क्वेश्चन के आंसर में, हमने कहा था वहाँ प्लाज्मोडियम स्पीसीज लिखा हुआ था, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा या प्लाज्मोडियम के जितने भी, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये सभी जो है वो क्या करते हैं? मलेरिया कॉज करने का काम करते हैं, और ये पैरासिटिक बीमारी होती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्लाज्मोडियम स्पीसीज। अब जो लिस्मानिया डोमनाई है, ये जो है काला अजार नाम की जो बीमारी होती है, जिसे लेशमनियासिस के नाम से भी जानते हैं, वो कॉज करती है। एंटमेबा हिस्टोलिटिका से जो है वो हमें क्या नाम है, लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, उसे एंटमेबा हिस्टोलिटिका करता है। और क्लास्मोडियम टेटनी से हमें टेटनस नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू साइक्रियाटिक डिसऑर्डर। साइक्रियाटिक डिसऑर्डर यानी कि मनोरोग कौन सा है इसमें से? ऑप्शन है अस्थमा, ग्लूकोमा, एंजाइटी या डायबिटीज। तो डायबिटीज हम सभी जानते हैं, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोमा में आंखें जो है वो ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं, और
ग्लाइकोजन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, अस्थमा में म्यूकस जमा हो जाता है आपके क्या नाम है लंग्स में। केवल एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमको घबराहट हो रही है, हमको सोचने समझने की क्षमता हमारी कम हो रही है, डिप्रेशन जैसी स्थिति प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज अ साइक्रियाटिक डिसऑर्डर या फिर मनोरोग के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें से कौन सी बीमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जुड़ी हुई है, एंजाइना, एपिलेप्सी, एक्जिमा या फिर निमोनिया। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मैंने आपसे बताया था जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो एंजाइना भी आपको हमने बताया वो दर्द जो कि हमारे क्या नाम है हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कॉर्नरी आर्टरी से कम हो जाए तब जो है होना है, तो इसीलिए ये एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज एंजाइना। और पूरा नाम क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, जो पेन होता है उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, हर वर्ष जो आपका जो इसेंशियल मेडिसिन है वो गवर्नमेंट करती है कि ये इसेंशियल मेडिसिन से इनकी जरूरत है, और इसकी लिस्ट जो है कितने सालों में अपडेट होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हर 2 साल में जो है लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन जो है वो अपडेट कर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एवरी 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, देखिए ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया क्योंकि हमने आपको बताया था एमेनोरिया और डिस्मेनोरिया, तो ये क्या है, डिस्मेनोरिया हो जाएगा जहां पर क्या नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दर्द अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी का फुल फॉर्म बताना है, तो ये होता है कंजस्टिव क्रॉनिक, सी फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो इसी को हम लोग, ये हमारे लंग्स में बीमारी होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसी को सीओपीडी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमएआरडी, डीएमएआरडी का फुल फॉर्म होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जो ऐसी ड्रग्स जो कि रूमेटाइटिस में दिया जाता है, बट जैसे जैसे डिसीज मॉडिफाई हो रहा है उसी हिसाब से ड्रग को भी हम मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, देखिए ये एक रिपीटेड प्रश्न श्रेणी में आएगा, हमने आपको पहले बताया कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, और इसे जो है हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर में आपको बता दिया था, तो ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19, अभी कोविड-19 गुजर गया है, हम सभी जानते हैं कि ये सार्स कोविड जो वायरस होता है कोरोना वायरस 2 उससे होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे सार्स कोव 2 भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द नॉर्मल एवरेज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन बिटवीन डैश 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 mmHg, ये फुल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है कि जो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है नॉर्मली वो कितना होता है, तो उसका एवरेज 10 से 21 के बीच में होता है, तो 10 to 21 मिलीमीटर प्लस Hg जो है वो हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो HIV का फुल फॉर्म बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एट्रोवास्टिन, एट्रोवास्टिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड का जो मात्रा है हमारी बॉडी में उसको कम करने का काम करती है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये ड्रग जो है वो फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारे शरीर के अंदर कम करती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की मात्रा या उस कंडीशंस में हम लोग इस ड्रग का प्रयोग जनरली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एर्गोट एल्कलॉइड्स वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, एर्गोट जो है वो पेन रिसेप्टर्स जो है ब्रेन में उन पर काम करके दर्द को कम करने का काम करती है माइग्रेन के केस में, और ये एल्कलॉइड जैसे जिसमें एर्गोटामाइन या फिर डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन जो है वो मिलता है, जो ये दो आपको इंग्रेडिएंट इसमें मिलते हैं या केमिकल कॉन्स्टेंट इसके होते हैं, वो माइग्रेन ट्रीटमेंट में ब्लड वेसल्स को नैरो करके अपना काम करते हैं और ब्रेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और ये किस प्रकार से करता है, क्योंकि जो वेरियस रिसेप्टर्स हैं और जो केमिकल्स हैं ब्रेन में उनके साथ, जैसे कि सेरोटोनिन है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वहां पर जाके बाइंड करके अपना एक्शन जो है वो शो करता है। हेलिकोबैक्टर पैरालाई, जिसे एच पैरालाई भी बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी कॉज करता है, तो हेलिकोबैक्टर पैरालाई जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो पेप्टिक अल्सर्स हैं उनको कॉज करता है, स्टमक इन्फेक्शन कोई भी है स्टमक में उसको, या फिर पेप्टिक अल्सर्स वगैरह कॉज करने के काम में आता है या इससे एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच 2 विटामिन्स, तो मेगलोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है जिसमें जो है हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन दोनों की कमी से होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विटामिन B12 जिसको कोलोबामिन बोलते हैं, और फोलिक एसिड या फोलेट, इन दोनों की कमी से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है।
अगला प्रश्न हमारा डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स वो ब्रांच है फार्मेसी की या साइंस की जहां पर हम रोग के कारण को समझ करके उसका दवाओं के द्वारा उसका इलाज करना शुरू करते हैं, उसके सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं और बेटर जो ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को प्रदान करते हैं, तो उसी को हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। तो ये कैसे ड्रग को यूज करके डिसीज और कंडीशंस को हम ट्रीट करेंगे, जो भी रैशनल यूज है मेडिकल प्रैक्टिसेस का उसको करके पेशेंट को कैसे आराम पहुंचाएंगे, और बेसिकली जो है ये सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग होता है ड्रग थेरेपी का, ताकि जो है मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट जो है बिना किसी साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स को पेशेंट को पहुंचे, और इसीलिए जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी या फार्माकोलॉजी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है लेकिन हम उसकी लाइफ स्टाइल को बिना दवाओं से को यूज किए, बिना मतलब दवा तो अलग चीज हो गया, बिना दवा के अगर बीमारी को अगर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं या उसको मैनेज कर रहे हैं, उसी को नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग उसके लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशंस करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस करते हैं और जो अदर थेरेपीज होती हैं वो करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करवा लीजिए, योगा करवा लीजिए, माइंडफुलनेस करिए, स्ट्रेस रिडक्शन करिए, सिगरेट वगैरह छुड़वा दीजिए, डाइट मॉडिफिकेशन कर दीजिए, सभी जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं, हमने जस्ट पिछले साल का पेपर जो 2025 का हमारा बीटी का पेपर था उसके बारे में बात करते हैं। उसमें पहला प्रश्न यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कंडीशंस एंड सिम्टम्स। अभी हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स का आपको एग्जांपल दिया, या सॉरी इसकी डेफिनेशन बात की, और उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि वो कौन सी ब्रांच है जहां पर दवाओं के यूज करके बीमारी या कंडीशंस को ठीक करते हैं, तो वो है हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, विच इफ योर ब्लड प्रेशर इज 130 to 90, जैसे हम लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो दो वैल्यू हमें मिलती है, एक ज्यादा और एक कम, mmHg है, सॉरी ये mmHg, तो कौन सा नंबर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को बताता है। तो जो 130 है यहाँ पे जो कि ज्यादा है, जब कंस्ट्रक्शन होता है हार्ट में तो वो सिस्टोलिक प्रेशर बताता है, और जब रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर बताता है। तो हमेशा जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सिस्टोलिक की होती है, बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, डायस्टोलिक की। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 130, दैट इज बी। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 130 है यहाँ पर, और डायस्टोलिक कितना है, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू ट्रीट एंजाइना। इसमें से कौन है जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते। तो नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सभी जो है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में यूज किया जाता है। बट डिजिटैलिस जो है वो कार्डियोटॉनिक है, वो एंजाइना से एसोसिएटेड नहीं होता, इसीलिए क्योंकि पूछा कि कौन सी ड्रग एंजाइना के में नहीं यूज होती, तो डिजिटैलिस विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अस्थमा इज कॉज ड्यू टू। अस्थमा क्यों होता है, हम बार बार बता रहे हैं आपको, अस्थमा कई बार आ चुका कि अस्थमा जो है वो हमारे जो म्यूकस है, वो लंग्स के अंदर म्यूकस जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऐसी कंडीशन को ही हम अस्थमा बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकस। इन्फ्लामेशन और जो नेजल होता है उसको हम रेनिटाइटिस बोलते हैं, और उससे अस्थमा नहीं बोलते। और जब एल्विलर वॉल्स में डैमेज होता है तो उसे हम लोग एम्फाइजमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसेंशियल हाइपरटेंशन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसा हाइपरटेंशन जिसके कॉजेज जो हैं, मतलब कोई बीमारी से एसोसिएटेड नहीं है, आपका लाइफ की में स्ट्रेस होने की वजह से, खान पान होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से अगर हो रहा है, तो इसी को हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेटेड 130 या 140 80 से ऊपर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और अगर पता हो कि बीमारी है, कोई लीवर डिसीज है, किडनी कोई डिसीज है, और तब हो रहा है, तो उसे हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। टर्शरी हाइपरटेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसेंशियल हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न हमारा, बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन। बीटा ब्लॉकर्स कहाँ यूज होता है, तो एंजाइना में भी यूज होता है, अभी एक क्वेश्चन में आपने देखा। अब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट फेल्योर है, इनरेगुलर हार्ट बीट है, यानी कि जिसको हम लोग कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं, इन सभी केसेस में बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इज प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन टू रिड्यूस। तो हम एसिड को कम करने के लिए कौन सी दवा दे रहे हैं। विच क्लास ऑफ ड्रग इज दिस मेडिकेशन लाइकली फ्रॉम। इसमें से कौन सी ड्रग जो है हमको देनी चाहिए। आपके ऑप्शन है PPIs, प्रोकाइनेटिक्स,
H रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर्स या H1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट और क्या नाम है एंटा एसिड। तो ये एंटा एसिड्स H1 एगोनिस्ट ये दोनों ही जो है एसिड को कम करते हैं। जैसे जो एसिड बन गया है उसको एंटा एसिड कम करता है बट प्रोडक्शन को नहीं रोकता। H1 रिसेप्टर्स भी एसिड को कम करने के काम में आते हैं बट PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स से कम इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। जो प्रोकाइनेटिक्स होते हैं वो गट मूवमेंट को इंप्रूव करते हैं बट एसिड को रिड्यूस नहीं करते। H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो होते हैं यहाँ पर H2 हो जाएगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं एसिड को बट PPI से कम पोटेंट होते हैं। और जो हमारे एंटा एसिड्स हैं वो टेम्परली एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं जबकि उसके एसिड प्रोडक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस बाय विच अ डिसीज इज डेवलप। अगर किसी भी आपके डिसीज के डेवलपमेंट का प्रोसेस हमें जानना हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो इटियोलॉजी होती है कि कारण को समझना, फार्माकोथेरेपिक्स है उसका इलाज करना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसी बीमारी से जुड़ी हुई चीजों को जानना। बट पैथोजेनेसिस एक ब्रांच है जहां से हमें पता चलता है कि बीमारी किस प्रकार से डेवलप हुई, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज पैथोजेनेसिस। अगला प्रश्न है 3 एस्पेक्ट ऑफ NLEMR, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसका फुल फॉर्म है। और इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, कॉस्ट, सेफ्टी और एफिकेसी, तीनों चीज को चेक करना। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जो NLEM होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, वो कॉस्ट, एफिकेसी और सेफ्टी तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो हम सभी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो वैक्सी फैटी सब्सटेंस है जो हमारी ब्लड में पाया जाता है और हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाकर के जमा हो जाता है। वो प्लास्टिक या टाइप ऑफ ब्लड सेल या डेरिवेटिव ऑफ सॉल्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा देखते ही आंसर आप कर सकते हैं, इट इज अ वैक्सी फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल टर्म ऑफ चेस्ट पेन। अब देखिए बार बार आ रहा है, हार्ट में या चेस्ट में आपको दर्द हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, कई बार आ चुका है ये नाम, एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे। तो ये एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आ जाएगा, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। जो आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन देखा उस पर इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज अ न्यूट्रल हार्मोन, सॉरी नेचुरल हार्मोन सिक्रीटेड बाय। जो इंसुलिन है वो किससे सिक्रीट होती है, पैंक्रियास सिक्रीट होती है, उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, वहां से ये सिक्रीट होती है। तो आप लिख सकते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैंक्रियाज, वहां से जो है इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, कई सारे सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। इसे हम लोग स्पेग्मोमैनोमीटर के नाम से बोलते हैं, जो पट्टा लगा करके और प्रेशर चेक किया जाता है हवा भर के, उसी को ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NLEM, देखिए पिछले क्वेश्चन के आंसर से आ गया, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज नोन एज NLEM इन द शॉर्ट फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म पूछा तो आसान सा प्रश्न है, आप आंसर कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन रिलेटेड टू अस्थमाइज। अस्थमा जो है हमने आपसे बताया था कि ये एक हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जहां पर म्यूकस बहुत सारा निकलता है और जो है जमा होने लगता है। तो इसको निकालने के लिए जो इम्यूनोग्लोबिन रिलेटेड होती है वो होता है या उससे एसोसिएटेड होती है, उसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई या IgE के ई के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ब्लड ऑक्सीजन इज लो द कंडीशन इज नोन एज, ये ट्रू फ्लॉज का क्वेश्चन है। अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एपोनिया के नाम से जानते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये गलत बात है क्योंकि उसे हाइपोक्सिया बोलते हैं, एनोपिया नहीं बोलते। और एनोपिया क्या है, एपोनिया जो होता है वो अगर किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आपका जो ब्रीदिंग है वो पॉज हो जाए, सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाए या कम हो जाए, तो उसे हम लोग एपोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल लो होने को एपोनिया नहीं हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज मच हाई। हाइपो मतलब होता है कम और ग्लाइसीमिया मतलब कि जो हमारा शुगर का लेवल है। तो जब हाइपो का मतलब कम होता है, ज्यादा नहीं होता, यहाँ बोल रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है, मच हाई बोल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड शुगर लेवल कम होना और हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर का ज्यादा होना। तो ध्यान रखिएगा कि हाइपो पूछ रहा है कि हाइपर, तो यहाँ पे हाइपो लिखा है इसीलिए ये बात गलत है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और इसीलिए उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये बात सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सिमेटिडीन इज H2 एंटीहिस्टामिनिक्स, तो बिल्कुल सही बात है, सिमेटिडीन जो होती है वो H2 हिस्टामिनिक क्लास की एक ड्रग है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, ये बात सही है। ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है तो ये ट्रू हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज एलर्जी इज अंडरलाइंग कॉज ऑफ
एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्सी जिसमें पूरे शरीर में दौरे आने लगते हैं, फेट्स आने लगते हैं, जिसको कई बार जो है लोग घबरा जाते हैं उसको देख करके। तो ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है ब्रेन में उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से नहीं होता। इसीलिए ये भी बात क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। तो इसी साथ हमने देखा 2023, 24 और 25 तीनों साल के पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। और उस पर जो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने पर हमें दूसरे क्वेश्चन के आंसर हम अपने आप सॉल्व कर ले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखा रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी कम है, जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स में हमने देखा था रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। बट इस बार क्योंकि 3 साल का पेपर है तो हो सकता है कि कुछ पेपर में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। आप जो है प्लेलिस्ट जो है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर पिछली बार अपलोड किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, या जो भी अभी हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जो पीडीएफ वगैरह चाहिए उस मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह का, या जो दूसरे आपके टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पहले अस्थमा वगैरह सभी के टॉपिक्स बना रखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे उसके नोट्स। आप हमें फेसबुक पेज और ग्रुप पर दोनों जगह फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियोस वगैरह के लिए। और आप हमारे ऐप डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमबीए क्लासेस भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हाँ, आपके कोई कमेंट्स या क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।